नमस्ते। आज 26 नवंबर यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व सचिव मिस्टर एस के शर्मा जी। नमस्ते सर। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे की उपलब्धि पे हम इनसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न के जवाब जानना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे सर। तो सर आप मुझे ये बताइए, स्वतंत्रता किसे कहते हैं? सर आप मेरे को ये बताइए, संविधान किसे कहते हैं और ये होता क्या है? देखिए, संविधान एक पुस्तक का नाम है। संविधान एक दस्तावेज है। संविधान एक किताब है। संविधान में एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सारे संग्रह किया हुआ है देश का कानून। ये देश का सबसे बड़ा कानून है। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं उनको बेचारों को संविधान ही नहीं पता क्या है और उनको संविधान विषय दे दिया जाता है। ये है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस संविधान में लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, भारत के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, भारत के एमपी संसद कैसे बनेगी, नागरिक कौन होगा इस देश का, इस देश की सीमाएं कौन कौन सी होंगी, इस देश के नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, उनके राइट्स क्या होंगे, इम्यूनिटीज क्या होंगी, प्रिविलेजेस क्या होंगे। तो यानी पूरा जो शासन तंत्र है वो कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा, वो सारा इस संविधान में लिखा हुआ है। उसके हिसाब से देश चलता है। तो ये संविधान हमारा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल लॉ है कंट्री का, उसको संविधान बोलते हैं। तो सर जैसे आप बता रहे हैं ये संविधान है, तो सर आज के दिन को संविधान दिवस क्यों बोलते हैं आज? और ये सर जो संविधान दिवस है ये इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे से कैसे अलग है? हाँ, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेता अभिनेता, उनको भी नहीं पता कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे में फर्क क्या है। मैं बताता हूँ आपको। इंडिपेंडेंस डे का मतलब है स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन ये देश स्वतंत्र हो गया, अर्थात अंग्रेजों का राज समाप्त हो गया, भारतीयों का राज प्रारंभ हो गया, उसको हम कहते हैं भाई हम स्वतंत्र हो गए। वास्तव में क्या हुआ था कि इस देश का जो कानून है, पहले अंग्रेजों की पार्लियामेंट बनाया करती थी लंदन से। 15 अगस्त के महीने में उन्होंने एक कानून पास किया जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बोलते हैं। उस कानून में ये लिखा हुआ था कि 15 अगस्त से इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट डोमिनियन बन जाएंगे, भारत आजाद हो जाएगा। ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कानून बनाया। उस कानून के हिसाब से 15 अगस्त के बाद हमारा अपना रूल, हमारा अपना लॉ, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ चलना चाहिए था। इसका मतलब है कि हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए। इसलिए उस तारीख को 15 अगस्त 1947 को हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। अब स्वतंत्र तो दो तरीके और आपने बताई हैं कि गणतंत्र दिवस क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या होता है। ये जो दोनों तारीखें हैं ये संविधान से ताल्लुक रखती हैं। पहला जो मैंने बताया वो आजादी से ताल्लुक रखती है, देश के स्वतंत्र होने से ताल्लुक रखती है। ये संविधान से कैसे ताल्लुक रखती हैं कि 1946 में हमने एक संविधान सभा बनाई, उसने देश का संविधान बनाना प्रारंभ किया और 1949 में ये संविधान बन के फाइनल हो गया। जब फाइनल हो गया तो ये संविधान रखा गया संविधान सभा के सामने। उन्होंने कहा यस, ओके, ये संविधान फाइनल है, ये हमारा संविधान है। तो जो नवंबर 1949 जो संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 की जो बात कर रहे हैं, उस दिन हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, मान लिया कि ये हमारे देश का संविधान होगा। हमने इसको ओके कर दिया। अब जिस दिन हमने ओके किया तो उसी दिन से संविधान लागू थोड़ा हो जाता है, कुछ समय चाहिए ना। कोई कानून आप बनाएंगे, मान लो आप एक कानून बनाते हैं कि भाई 20 साल पुरानी गाड़ियां रोड पर नहीं चलेंगी पहली तारीख से, तो वो अभी से थोड़ा लागू होगी, कोई डेट देंगे आप फलानी तारीख से। इसी तरह संविधान जब बन गया तो फिर हमने 2 महीने का समय और लिया सिस्टम फिट करने में और 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया। तो दोनों में फर्क ये हुआ कि 26 नवंबर को हमने संविधान को मंजूरी दे दी, अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, हमने वो संविधान लागू कर दिया, अपने देश का
सबसे बड़ा कानून। ये फर्क है तीनों तारीखों। तो सर ये जो संविधान जब बना था तो इसकी सभा में सिलेक्शन कैसे हुआ था और इसमें उस टाइम कितने लोग थे? देखिए, होता क्या है कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का चयन किया जाता है पूरे देश से। सबसे पहले ये चयन किया गया था अमेरिका में। जब 1776 में अमेरिका बना, तो अमेरिका का नाम आप जानते हैं क्या है? अमेरिका का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अर्थात ये 9 राज्य शायद इकट्ठे हो गए, उन्होंने यूनाइटेड बना दिया स्टेट्स और अपना नाम रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर उन्होंने 10 साल के बाद शायद 1787 में एक संविधान सभा का चुनाव किया। मॉडर्न एज में सबसे पहला चुनाव हुआ संविधान बनाया अमेरिका ने, संविधान सभा बनाई जिसने संविधान बनाया। उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 10-15 साल बाद, तो फ्रांस वालों ने भी अपना संविधान बनाया और वो भी इसी तरीके से बताया कि जनता ने संविधान सभा को चुना और संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो भारत के लोगों को भी जब चुनने की बात आई कि भाई चुनाव हो, तो दिक्कत ये आई कि अगर चुनाव होने का मतलब है कि कम से कम 1.5-2 साल तो लगेंगे। और यहाँ लोगों को बहुत शंका थी कि पता नहीं अंग्रेज जाएंगे भी कि नहीं, और ये अननेसेसरी डिले हो जाएगा तो सारा कुछ बिगड़ ना जाए खेल। तो उन्होंने कहा कि फिर तरीका ये अपनाया, क्योंकि 1 साल पहले ही सभी राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हो चुके थे, तो जो चुने हुए विधायक थे, लोग थे, उनसे कहा गया कि वो वोट कर दें, वो चुन ले संविधान सभा को। तो यानी कि हमारी संविधान सभा का चुनाव डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हम वोट नहीं डालते, चुने हुए विधायक और सांसद वोट डालते हैं, तो उसी तरह संविधान सभा जो दिल्ली की अपना जो हमारी बनी भारत की, उसमें भी राज्य की विधानमंडलों के चुने हुए सदस्यों ने इनको चुना था, जिसमें लगभग 300 मेंबर थे, 299 थे शायद। तो ऐसे इसका संविधान सभा का गठन हो गया था। संविधान सभा का मतलब ये है कि संविधान बनाना ही सिर्फ उनका काम है। देर आफ्टर इट बिकम्स फंक्टस ऑफिशियो, नॉन फंक्शनल। संविधान बन गया, काम उसका समाप्त हो गया। तो सर ये जो बैठकें होती थी ये कहाँ होती थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था? देखिए, बैठकें होती थी संसद भवन में, पार्लियामेंट हाउस में। और पार्लियामेंट हाउस में भी एक सेंट्रल हॉल है, उसमें 3-4 हॉल हैं, जिसमें एक लोकसभा का हॉल है, एक राज्यसभा का हॉल है, एक लाइब्रेरी हॉल है। इसकी बैठकें हुआ करती थी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस में। और कुल जो एरिया, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और लगभग 3 साल, और अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको तो 2 साल 11 महीने और 17 दिन ये बैठकें लगातार होती रही, और ये संविधान बन के तैयार होता रहा। हमारे संविधान निर्माता ये एक्सरसाइज करते रहे, तो लगभग 3 साल का इसमें समय लग गया। तो सर ये जो संविधान जैसी बात कर रहे हैं, इसका ड्राफ्ट कैसे तैयार हुआ और इसमें कितना टाइम लगा, और उसमें क्या कोई कमेटी थी, और इसमें अगर कोई कमेटी थी तो उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का क्या रोल था? देखिए, संविधान का जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया ना, वो ड्राफ्ट किया था सचिवालय ने। सचिवालय के मुखिया थे B.N. राव। वो संविधान सभा के एडवाइजर थे, वो चुने हुए सदस्य नहीं थे। वो और उनकी टीम ने एक ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट तैयार करके उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष को दे दिया कि साहब हमने ये बनाया है, जैसा भी बनाया, बाकी आप इसमें देख लो क्या करना है। अब संविधान सभा की ओर से किसी को वो ड्राफ्ट स्क्रूटनी करनी थी, जांच करनी थी, एग्जामिन करना था उस ड्राफ्ट को। वो तो उन्होंने कच्चा पक्का ड्राफ्ट बनाया। तो संविधान सभा ने अपने सदस्यों की एक कमेटी बनाई 7 मेंबरों की। उसका काम सौंपा गया कि आप जांच करो ये जो ड्राफ्ट है इसकी, और बताओ इसमें क्या और जुड़ना चाहिए, क्या हटना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी है। और ये सारा काम करके आप संविधान सभा के सामने पेश करो। तो वो जो 7 मेंबरों की कमेटी बनी, जो संविधान सभा के सारे लोग सदस्य थे, उस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बाकी जो मेंबर थे, 6 मेंबर और थे इसके, अगर मैं याद ठीक कर रहा हूं तो एक थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक थे गोपाल स्वामी अयंगार, एक थे B.R. अम्बेडकर 3, एक K.M. मुंशी 4, मोहम्मद सादुल्ला 5, और D.P. एक उनका नाम मैं भूल रहा हूं, और एक थे B.N. मित्तल। तो ये 7 मेंबरों की कमेटी बनाई गई। इन 7 मेंबरों ने फिर उस ड्राफ्ट को देख के और संविधान सभा के सामने रखा।
संविधान सभा ने इस पर चर्चा की, एक एक बिंदु पर, एक एक आर्टिकल पर, एक एक लाइन पर, और उसको रखते थे, एक्सप्लेन करते थे सदन में बी आर अम्बेडकर, और उत्तर देते थे, या जो क्रिटिसिज्म भी होता था, जो आलोचना भी होती थी, उस सबका जवाब भी सदन के भीतर संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर दिया करते थे। ऐसे ये ड्राफ्ट बना था। उसके लिए कुछ कमेटियां भी बनी थी संविधान सभा की, और कमेटियों को बेस बनाया गया था, आधार, और कमेटियों के ऊपर वो ढांचा खड़ा किया गया संविधान सभा का। कुछ कमेटी थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स कमेटी है, माइनॉरिटीज कमेटी है, किसी के चेयरमैन नेहरू जी थे, किसी के पटेल साहब थे, किसी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, किसी कमेटी के मावलंकर साहब थे, रूल प्रोसीजर वगैरह के। तो ये सारी कमेटियों की रिपोर्ट को बेस बना के इसके ऊपर संविधान का ढांचा खड़ा किया। तो सर जैसे हम ड्राफ्ट के बारे में पता किया, तो ये जो ड्राफ्ट बना है कितने टाइम में बना, और ड्राफ्ट बनाते टाइम जो बाकी किसी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की मदद ली थी, और वो क्या क्या मदद ली थी? हाँ, देखिए, संविधान सभा ने सचिवालय को ये आदेश दिया था, जो एडवाइजर थे बी एन राव, उनको ये कहा था कि आप दुनिया के सभी देशों के संविधान का अध्ययन करो बारीकी से, और जो भी अच्छी अच्छी बातें दूसरे संविधानों में हो उसको अपने संविधान में जोड़ने का प्रयास करो। तो इन्होंने जो संविधान पकड़ा, जैसे हमारे संविधान में है फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, ये चैप्टर हमने लिया अमेरिका से, उनके बिल ऑफ राइट्स से, कि यार ये अधिकार अच्छे हैं, इनमें से कुछ ये उठा लेते हैं। इसी तरह इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये वाला हमने जो चैप्टर इसमें से लिया है, ये बेसिकली आयरलैंड के संविधान पे बेस किया है। इसी तरह इंग्लैंड की प्रथाओं का इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में उनका समावेश किया गया, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट से लिया गया। मैं एक बार और भी बता दूं, जब बी एन राव जो एडवाइजर थे, जो संविधान बनाने में हेल्प कर रहे थे, जब उन्होंने ड्राफ्ट बना लिया, तो उसके बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, उनको भेजा था बाहर एक्सपर्ट से डिस्कस करने के लिए, और वो गए थे आयरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड और 2-3 और कंट्रीज में। वहां के एक्सपर्ट से सारी बातचीत करके आए थे कि हमने ड्राफ्ट ऐसे ऐसे बनाया, इसमें और क्या जाना चाहिए, क्या हटना चाहिए। तो पूरी प्रक्रिया फॉलो हुई थी। तो इस प्रकार करके ये संविधान बना था। तो सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो किस तरह से वो अलग है, जैसे हम अगर कंपेयर करना चाहें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से? हाँ, क्या उसमें मैं फर्क बताता हूँ। आप अगर अमेरिका में कहें कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी देना, तो वो आपको 3-4 पेज का पैम्फलेट दे देगा कि ये है, ये हमारा संविधान। आप इंग्लैंड में जाके उनसे कहेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन देगा, तो आपके मुंह की तरफ देखेगा ये क्या मांग रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन उनके पुराने रीति रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशन, क्योंकि वो बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, और जो पीछे होता रहा है वो वही बाद में करते रहते हैं। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, कितनी कंजर्वेटिव सोसाइटी है और कैसे वो अपने पुराने रीति रिवाज मानते हैं। मैं इंग्लैंड की पार्लियामेंट देखने गया, और हाउस ऑफ कॉमन्स के गेट पे जब खड़ा हुआ, तो मेरे साथ जो गाइड थे वो अंदर ले जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा 1 मिनट रुकिए, ये दीवार पे काले काले निशान क्या है। तो जो गेट है हाउस ऑफ कॉमन्स का, उसकी दीवार पर काले काले भद्दे से निशान पड़े हुए थे। मैंने इनसे पूछा ये निशान क्यों है और मिटाए क्यों नहीं जा रहे, दे आर गिविंग ए शेबी लुक, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बड़े इंपॉर्टेंट निशान है। ये चर्चिल साहब जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनकी सिगार के निशान है। चर्चिल जब हाउस में जाते थे या बाहर निकल के रेस्ट करने आते थे, तो अमूमन अपना सिगार जला देते थे, और हाउस के अंदर तो पी नहीं सकते, तो जब घुसते वक्त वो वहीं उसकी दीवार के साथ लगा के बुझा देते थे, और सिगार को वो फायर प्लेस में उसमें फेंक देते थे, और हाउस में चले जाते थे। अब इतनी कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल सोसाइटी है कि उन्होंने चर्चिल साहब के सिगार के निशानों को भी बड़ा संभाल के संजो के रखा हुआ है, उसको वो मिटाते नहीं है। वहां व्हाइट वॉशिंग या पेंटिंग नहीं करते हैं उतने हिस्से पे, वो एज इट इज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लैंड का संविधान है, वो पुराने कस्टम, ट्रेडिशन, रीति रिवाजों पर है, और वो वैसे ही चल रहा है, वही रिवाज फॉलो करते हैं। सर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहला पार्ट आता है प्रीएम्बल का। हाँ। तो वो प्रीएम्बल क्या है और उसमें क्या क्या है, आप उसके बारे में बताएं कुछ। देखिए, कोई पुस्तक होती है ना, आप कोई पुस्तक खरीदते हैं, तो आप शुरू में उसका वो पढ़ते हैं, प्रस्तावना, कि भाई ये किताब क्या है और किसके बारे में। भारत के संविधान में भी जो पहला चैप्टर है शुरू में, वो है प्रीएम्बल, प्रस्तावना, कि इस संविधान में लिखा क्या हुआ है।
अब प्रियम्बल का पहला लफ्ज ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम भारत के लोग इस भारत को ऐसा 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 बनाएंगे। मैं अभी आपको डिटेल में पूरा पढ़ के बताता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस संविधान को बनाया भारत के लोगों ने। अब पूरे भारत के करोड़ों लोग तो इकट्ठे पार्लियामेंट में नहीं हो सकते ना, तो उसका तरीका यह है कि आपने चुनी संविधान सभा, संविधान सभा ने बनाया कानून। तो संविधान सभा ने ये जो संविधान बनाया, ये भारत के लोगों की तरफ से बनाया। ये संविधान जो बनाया है, ये हमने बनाया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने। अब इस संविधान के प्रियम्बल में क्या लिखा? प्रियम्बल निचोड़ है, प्रियम्बल एलेक्सर है, पूरा वो अमृत है इस संविधान का। जो 5, 10, 15 लाइनें प्रियम्बल में लिखी हैं, वो इसकी आत्मा है पूरे संविधान की। मैं बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है, मेरी हिंदी जरा ट्रांसलेशन शायद ठीक ना हो, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलमली रिजॉल्व, कि हम बड़ी श्रद्धा से ये संकल्प लेते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि हम भारत को बनाएंगे इनटू ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि हम भारत को क्या बनाएंगे? नंबर 1 सॉवरन। सॉवरन देश वो होता है जो दूसरे देश से आज्ञा नहीं लेता, खुद मुख्तार जिसको बोलते हैं आप उर्दू में। सॉवरन, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक प्रजातंत्री, और रिपब्लिक गणतंत्र बनाएंगे। शुरू में 5 ही शब्द थे इसमें, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और ये सेकुलर, और दूसरा क्या एक शब्द था, ये इमरजेंसी के दौरान इसमें जोड़े गए, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये इमरजेंसी के दौरान 75-76 में जोड़े गए प्रियम्बल में। तो अब जो ये प्रियम्बल लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, will constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens, सिक्योर करेंगे इसके सारे नागरिकों के लिए, हम भारत के लोग सिक्योर करेंगे, टू ऑल इट्स सिटीजन्स, जिसका मतलब फोकस इज ऑन सिटीजन्स, नॉट ऑन नॉन सिटीजन्स और एलियंस और फॉरेनर्स। इनके सिटीजन्स के लिए इंश्योर करेंगे क्या? जस्टिस, न्याय। फिर हमने जस्टिस की परिभाषा भी लिखी इसमें कि किस तरह का न्याय इंश्योर करेंगे हम। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल न्याय हर नागरिक को। जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। नंबर 2 लिबर्टी, आजादी। लिबर्टी किस चीज की? लिबर्टी ऑफ थॉट, सोच की। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, विश्वास की। फेथ एंड वर्शिप, धर्म की, पूजा की। ये सारी लिबर्टी हम देंगे यहाँ के नागरिकों को। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब इक्वालिटी होगी हर आदमी के स्टेटस में और हर आदमी के अवसरों में, जो मिलेंगे वो सबको बराबर मिलेंगे। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि चाहे वो मुकेश अंबानी हो या चंपा मेहतरानी हो, कानून की नजर में उनको अपॉर्चुनिटीज और मौके सारे इक्वालिटी मानी जाएगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, और हम प्रमोट करेंगे इन सब नागरिकों में फ्रेटर्निटी, सद्भावना, भाईचारा, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. On this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. आज 26 नवंबर के दिन ये संविधान हम अपने आप को सौंप रहे हैं। ये प्रियम्बल में ये लिखा है प्रस्ताव में। तो सर ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है? और अगर अमेंड हो सकता है तो किस तरह से हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भारत की संसद इस संविधान को संशोधित कर सकती है। ये इसके आर्टिकल 368 में लिखा है कि पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है। जब आप कहते हैं कि अमेंड कर सकती है, संशोधित कर सकती है, तो 3 तरीके से संशोधन हो सकता है, बाय एडिशन, वेरिएशन और रिपील। भाई या तो आप इसमें कोई अक्षर जोड़ेंगे, या कोई अक्षर बदलेंगे, वेरी करेंगे, या रिपील, कोई अक्षर काटेंगे, हटाएंगे। तो इन्हीं तीनों तरीकों से ये संविधान अमेंड हो सकता है। अमेंडिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है,
कि जो अमेंड है, जैसे किसी देश, किसी राज्य का, स्टेट का नाम बदलना है या बाउंड्री थोड़ा बहुत चेंज करनी है, तो उसके लिए सदन की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। कुछ और प्रोविजन है, उसके लिए सदन की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जो फेडरल स्ट्रक्चर को और प्रेसिडेंट बड़े जो प्रावधान है उनको बदलना है, तो 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए और उनकी मंजूरी भी चाहिए आधे स्टेट्स की। तो वो प्रोसीजर अलग अलग है, लेकिन अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। सर इसके बाद मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका गार्जियन कौन है और ये किसकी जिम्मेदारी है और ये कौन सुनिश्चित करता है कि देश का शासक कॉन्स्टिट्यूशन मैं समझ गया आप क्या कहना क्या चाह रही हैं। देखिए, इस संविधान का गार्जियन है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी है, बल्कि राष्ट्रपति का काम ही यही है कि वो इंश्योर करे कि देश संविधान के हिसाब से चले। ठीक है, तो वो इसके हो गए संरक्षक। एक और एजेंसी है जो संरक्षक का काम करती है, वो करती है सुप्रीम कोर्ट। अगर इसकी व्याख्या ठीक से नहीं हो रही है, सरकार इसके अनुसार काम नहीं कर रही है, तो इंडिविजुअल को ये आजादी है कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में कहे कि संविधान के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, मतलब वो राज्य इस संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, राष्ट्रपति ये कह सकते हैं भाई तुम रहने दो, मैं इसको खुद ही चला देता हूं। तो इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही ले लेते हैं, क्योंकि वो इसके संरक्षक है, उनकी ये ड्यूटी है कि इसको डिफेंड करें, इसकी प्रोटेक्शन करें। इसलिए जब भी नेता लोगों का आपस में कोई प्रॉब्लम होता है तो राष्ट्रपति के जाके पास अपील करते हैं, क्योंकि वो संविधान के संरक्षक माने गए। तो सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि 1947 में भारत का इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, तो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी अलग हुआ था। दोनों ने इकट्ठा चलना स्टार्ट किया, दोनों ने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में की मतलब इन दोनों में अगर आप कोई डिफरेंस बताना चाहें। मैं बताता हूँ, ये अच्छा सवाल है। देखो, ऐसा हुआ है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ में ही दो स्वतंत्र देश अस्तित्व में आ गए, डोमिनियन, दो सेपरेट बन गई, एक बनी भारत, एक बनी पाकिस्तान। तो आप यूं कहिए, एक अपना जो बर्थडे मनाता है, जिसको आप कहते हो आजादी का दिवस मनाता है, हम मनाते हैं 15 अगस्त, क्योंकि 14 अगस्त की रात को 11 बजे हमने पार्लियामेंट हाउस में एक सेशन किया संविधान सभा में, जहां नेहरू जी ने अपनी फेमस स्पीच दी थी, और उसमें उन्होंने कहा था टुडे व्हेन द होल वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल हैव इट्स ट्रस्ट विद डेस्टिनी, कि आज जब पूरी दुनिया सो रही है, ये रात को 12 बजे उन्होंने भाषण किया संसद भवन में, तो भारत का अपनी डेस्टिनी से, अपने मुकद्दर से, अपनी नीति से प्रेम मिलन होगा। तो ये भाषण नेहरू जी का फेमस रात को 12 बजे दिया गया पार्लियामेंट हाउस में, जब घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं, और फिर वो अगला दिन चढ़ गया, वो आ गया 15 अगस्त। तब से हमारी आजादी शुरू हो गई 15 अगस्त से। तो हम मनाते हैं 15 अगस्त को अपना बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जिसको आप बोलते हो। पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, वो हमसे एक दिन पहले ही अपना बर्थडे मनाता है, वो 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस कहता है। दूसरी बात यह है कि दोनों ने अपना अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया। पार्लियामेंट ने, इंग्लिश पार्लियामेंट ने इनको ऑथराइज कर दिया था, भाई आप जैसा चाहो संविधान बनाओ, अब हमें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। हमने पूरी संविधान बनाने की प्रक्रिया में समय लगाया लगभग 3 वर्ष, उससे भी थोड़ा सा कम, 2 साल 11 महीने और 17 दिन। इस दौरान में हमने अपना संविधान बना लिया। आपको पता पाकिस्तान को संविधान बनाने में कितना समय लगा? 7 साल। उनका संविधान बन के तैयार हुआ 1956 में, और देखिए 56 में संविधान लागू हुआ है, 58 में टूट गया। टूटने का मतलब है कि मिलिट्री रूल हो गया तो संविधान को मानते नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स हो गया। यही नहीं हुआ, 69 में फिर कोलैप्स हुआ, फिर गिरा, 1978 में फिर गिरा, मतलब संविधान टूटा। तो हमारा तो चट्टान की तरह तब से मजबूत है जब से हमने संविधान बनाया, पूरी तरह इंटैक्ट है ये। अब इन 75 सालों में जो हम अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप क्या समझते हैं हमें चुनौतियां नहीं आई होंगी? हमें तो अनगिनत चुनौतियां आई हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फिर भी नहीं टूटा।
जो चुनौतियां आई हैं, मैं कुछ चुनौतियां आपको बताता हूँ क्या आई। पहली बात आई, हमारे यहाँ फ्लड आ जाता है, कई राज्यों में सारा कामकाज ही बंद हो जाता है, बाढ़ ही बाढ़, चारों तरफ पानी पानी। तो फ्लड आया, सूखा पड़ जाता है कई प्रदेशों में, न पीने का पानी है, न खाने को कुछ है, सूखा पड़ा हुआ है, वो चुनौती आती है। फिर आता है जलजला आ जाता है, अर्थक्वेक जिसको आप बोलते हो, इतने लोग मर जाते हैं, मकान तहस नहस हुआ, अर्थक्वेक भी हमने जो झेले हैं। कास्ट और कम्युनल राइट्स भी हुए हैं, क्योंकि हमारी बड़ी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है, बहुरूपता बहुत है हमारे देश में, तो कास्ट और कम्युनल के दंगे झगड़े भी होते रहते हैं, वो भी हमारे संविधान ने देखे हैं। 3-3, 4-4 हमने युद्ध लड़े हैं पड़ोसी देशों से, वो भी संविधान के अंतर्गत लड़े हैं, और संविधान अपनी जगह कायम रहा है। एक बार देश में इमरजेंसी भी लगी और लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त हो गए, लेकिन जल्दी हमने उनसे पार पा लिया और हम अपना दोबारा पटरी पर आ गए उसमें। और देखिए, भारत की जनता ने अनेकों बार कागज की पर्ची पर मोहर लगा के, बल्कि अब तो मोहर नहीं लगती, अब तो ईवीएम लगता है, ईवीएम का बटन दबा के राज्यों में और केंद्र में सत्ताएं बदल दी हैं, सरकारें बदल दी हैं, और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वेरी पीसफुली। उसके लिए क्रेडिट आल्सो गोस टू इलेक्शन कमीशन। तो हमने कितनी बार तो पीसफुल वे में सत्ता परिवर्तन कर दिया, सरकारें बदल दी हैं। और देखिए, हमारे दो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स की हत्या हुई है, असैसिनेशन, राजीव गांधी और इंदिरा जी, ये भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है हमारी सरकार ने जाके, आर्मी ने जाके एनिमी टेरिटरी में घुस के, वो भी इस संविधान के अंदर, वो भी चैलेंजेस आए हैं। 370 धारा हमने हटाई है, जो कभी कोई नहीं छूता था जिसको। नोटबंदी हुई है, लाइनें लग गई बैंकों के सामने, लोगों के पास पैसा नहीं, रुपया नहीं, वो भी हमने झेला है। और देखिए, कोरोना के टाइम पर, कोविड जिसको आप बोलते हैं, पूरे देश में कई दिन के लिए ताला लग गया, सड़कें बंद, गाड़ियां बंद, हवाई जहाज बंद, सब कुछ बंद, पूरे देश पे ताला लग गया। हमने ये स्थिति भी देखी है। और भारत की पार्लियामेंट पर 13 दिसंबर को हमला हो गया, कुदरती हमारे जवानों ने, कुछ ने अपनी जान गंवाई, जो भी किया, पर हमला नाकाम कर दिया, ये भी हमने देखा है। तो इतने बड़े जो चुनौतियां हमने झेली हैं, उसके बावजूद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंटैक्ट रहा है, तो ये हमारे संविधान की ताकत है, और इसके लिए क्रेडिट जाता है संविधान निर्माताओं को और संविधान को। ये हमारा संविधान। थैंक यू सर, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच।